प्रवासी भारतीय लेखक तेजेंद्र शर्मा की संस्था कथा यूके को ब्रिटेन में पिछले 2 दशकों से हिंदी के प्रचार प्रसार में उल्लेखनीय योगदान के लिए श्रेय दिया जाता है। तेजेंद्र शर्मा इस समय अकेले ऐसे अप्रवासी हिंदी सेवी हैं जिन्हें ब्रिटेन में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने प्रतिष्ठित मेंबर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर सम्मान से नवाजा है। प्रवासी साहित्यकारों में से वर्तमान समय में भारत के विश्वविद्यालयों में सर्वाधिक शोध कार्य तेजेंद्र शर्मा के लेखन पर ही हो रहा है। साहित्य निधि में सुनिए उनकी लिखी कहानी मलबे की मालकिन। समीर ने ये क्या कह दिया? एक जलजला, एक तूफान मेरे दिलो दिमाग को लस्त पस्त कर गया है। मेरे पूरे जीवन की तपस्या जैसे एक क्षण में भंग हो गई है। एक सूखे पत्ते की तरह धराशायी होकर बिखर गई हूँ मैं। क्या समीर मेरे जीवन के लिए इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि उसके एक वाक्य ने मेरे पूरे जीवन को खंडित कर दिया है? फिर मेरा जीवन सिर्फ मेरा तो नहीं है। नीलिमा मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। नीलिमा को अलग करके मैं अपने जीवन के बारे में सोच भी कैसे सकती हूँ? नीलिमा का जन्म ही तो मेरे वर्तमान का सबसे अहम कारण है। उससे पहले तो मैं अत्याचार सहने की आदी सी हो गई थी। नीलिमा ने ही मुझे एक नई शक्ति दी है। मुझे एहसास करवाया था कि मैं भी एक जीती जागती औरत हूँ, कोई राह में पड़ा पत्थर नहीं कि इधर से उधर ठोकरें खाती फिरूं। एक भाई की 4 चिंताएं और उनमें मैं माता पिता की चौथी चिंता थी। मुझसे पहले की 3 चिंताओं से मुक्त होते होते पिता की कमर टेढ़ी हो चुकी थी। मैं थी कि पढ़ना चाहती थी, चिंता दर चिंता। लड़की यदि अधिक पढ़ लिख गई तो लड़का कहाँ से मिलेगा? अपनी बिरादरी में तो ज़्यादा पढ़े लिखे लड़के ढूंढने से नहीं मिलते। कहते हैं ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं, परंतु भगवान के बनाए हुए इंसान ना भी मिले तो क्या फ़र्क पड़ता है? जो भी मिले उसी के पल्ले बांध दो। माँ बाप को तो गंगा नहानी है। लाख समझाती रही, मिन्नतें करती रही, पर नहीं। पढ़ लिख कर खराब होने से कहीं अच्छा है अपना घर बसाओ, पति का ध्यान रखो और बच्चों को पालो। कुछ यूं सा महसूस होने लगा था जैसे मैं कोई इंसान नहीं हूँ, केवल एक मादा शरीर हूँ जिसे किसी भी नर शरीर के खूंटे पर बांध देना है। बंधना नहीं चाहती थी, ऐसा भी नहीं था। रजत को देखकर मेरे मन में कुछ कुछ होता था। मन चाहता था उसे खिड़की से देखती रहूं। हम दोनों के घर लगभग आमने सामने थे। उसकी खिड़कियों का रंग बाहर से नीला था। उसी खिड़की में नीली कमीज पहने खड़ा रजत मुझे आकर्षित करने के लिए जोर से चिटकनी बंद करता था। मैं अपनी खिड़की में खड़े होकर कभी बाल बनाने लगती तो कभी कुछ गुनगुनाने लगती। हम खिड़कियों के फ्रेम में जुड़े फोटो ही बने रह गए, खिड़कियों से कभी बाहर ही नहीं निकल पाए। रजत को मेरा खुले बालों में कंघी फिराना बहुत अच्छा लगता था। वैसे अभी हमारी उम्र ही क्या थी, मैं तो 10वीं में पढ़ रही थी। बचपना, पर बचपन का प्यार कभी भुला पाता है कोई? मैं माता पिता को रजत के बारे में कभी कुछ बता नहीं पाई थी। रजत ने एक दिन कहा भी था कि उसके कॉलेज की पढ़ाई के बाद नौकरी लगते ही हम शादी कर लेंगे। रजत मुझे प्यार तो करता था, किंतु मेरी पढ़ाई से उसे भी कोई सरोकार नहीं था। उसने भी कभी अपने मुंह से ये नहीं कहा था कि मेरी पढ़ाई विवाह के बाद भी पूरी हो सकती है। उस समय तो मुझे रजत की ये अदा भी बुरी नहीं लगती थी। उसके लिए तो मैं अपना सर्वस्व, अपना जीवन होम करने को तैयार थी। जीवन तो अंततः होम हो ही गया था। माता पिता के हट के सामने मेरी एक भी नहीं चल पाई थी। अपने दूर के किसी रिश्तेदार के पुत्र के साथ बांध दिया था मुझे पिताजी ने। अभी तो 17 की ही थी कि अमिता से श्रीमती यादव हो गई थी। अभी श्रीमती बनने का शहूर भी तो नहीं सीखा था। रजत की चांदनी बनना और बात थी, परंतु राम खिलावन यादव के परिवार के तो नियमों तक से वाकिफ नहीं थी मैं। वाकिफ होने में क्या समय लगना था,
पहली रात को पति के वहशियाना बर्ताव ने सब कुछ समझा दिया था कि अमिता यादव बने रहने के लिए जीवन भर क्या क्या सहना पड़ेगा। जैसे एक भेड़िया टूट पड़ा था अपने शिकार पर, निरीह मेमने की तरह बेबस सी पड़ी थी मैं। पीड़ा की एक तेज लहर टांगों को चीरती हुई निकल गई थी। शराब और तंबाकू की महक उबकाई को दावत दे रही थी। दर्द ने चीख को बाहर निकालने को मजबूर कर ही दिया। चीख की परवाह किसे थी? चादर लहू से लथपथ हो रही थी। चेहरे पर विजयी मुस्कान लिए वो जो मेरा रखवाला था, स्वयं ही मुझे जख्मी और आहत छोड़कर आराम की नींद सो रहा था। आराम, इस शब्द से अब मेरा संबंध सदा के लिए टूट चुका था। राम खिलावन यादव के परिवार ने एक दरिद्र परिवार की पुत्री को अपने घर की बहू बनाया था। बहू के लिए आवश्यक था कि वो घर में गरीब बैल की तरह जुटी रहती। गरीब पिता के घर भी गरीब थी और अमीर ससुराल में भी गरीब। नौकरों के घर में होते हुए भी ऐसा क्यों होता था कि मैं स्वयं अपने आप को उन्हीं नौकरों में से एक पाती थी? मैं क्यों अपने आप को उस घर का सदस्य नहीं बना पा रही थी? कुछ यूं सा भी तो लगने लगा था जैसे मैं किसी दूसरे ग्रह से भटक कर इस ग्रह में पहुंच गई हूँ। इस भटकाव का खामियाजा भुगत रही थी। भटकाव, मेरे पति के जीवन में ऐसा भटकाव क्यों था? इस सवाल का जवाब ढूंढ पाना आसान काम नहीं था। मैं रूप सुंदरी चाहे ना रही हूँ, परंतु मुझे एक बार देखकर लड़के दोबारा मुड़कर अवश्य देखते थे। बहुत से लड़के मुझसे दोस्ती करने को उत्सुक रहते थे। वो सब केवल उम्र का तकाजा था या मैं उन्हें सचमुच अच्छी लगती थी? दर्पण तो आज भी मेरे रूप की गवाही देने से नहीं चूकता। फिर मेरे पति को मुझ में क्या कमी दिखाई देती थी? क्यों वो मुझे छोड़कर किसी भी ऐरी गैरी के पीछे भागता रहता था? सास को भी इसमें कोई बुराई नहीं दिखाई देती थी। उसे लगता था कि उसका लाड़ला है ही इतना सुंदर कि उसे देखकर किसी भी लड़की का उस पर मर मिटना स्वाभाविक ही है। स्वाभाविक तो था मेरा उस घर से ऊब जाना। माता पिता से निराशा, ससुराल से निराशा, पति से निराशा। इतनी सारी निराशा के बावजूद मैं जिंदा थी। सोती थी, जागती थी, मुस्कुरा भी लेती थी, रोती थी। रोती तो थी ही, रोने के अतिरिक्त और कर भी क्या सकती थी। और अब तो रोने के साथ सुबह की उल्टियाँ भी शामिल हो गई थीं। घर की हर चीज़ उल्टी थी, उसके साथ उल्टियाँ तो होनी ही थीं। मैं माँ बनने वाली थी। माँ तो मेरी भी बहुत अच्छी है, पर मुझे अपनी माँ जैसी माँ नहीं बनना था। ढेर से बच्चे पैदा करो और जीवन भर उनकी परवरिश में खटते रहो। कैसा जीवन है ये? कभी सोचा करती थी, बस मुझे एक ही बच्चा चाहिए, बेटा हो या बेटी। इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं था। भला मैं अपने बच्चे के लिंग के बारे में क्यों सोचती, क्यों चिंता करती? जिनको करनी है करें। चिंता करने वालों की कमी थी क्या? भला मेरे सोचने या न सोचने से क्या फ़र्क पड़ने वाला था? बाकी सभी को चिंता खाए जा रही थी कि बेटा होगा या बेटी, लड़का होगा तो क्या नाम रखेंगे, उसके ननिहाल से क्या आएगा, कैसा समारोह मनाया जाएगा, ढोल ताशों का प्रबंध कैसा रहेगा, मोहल्ले भर में मिठाइयाँ बटेंगी, जाने क्या क्या किया जाएगा। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं करना पड़ा, सब उल्टा पुल्टा हो गया। घर में लक्ष्मी ने अवतार लिया था। लक्ष्मी के पुजारी यादव परिवार वाले लक्ष्मी के आगमन पर भौचक रह गए थे। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो गया। मेरी सास के आंसू वर्षा ऋतु के बरसाती नाले को मात देने में व्यस्त थे। मेरा अपना पति तो पुत्री जन्म के 2 दिन बाद घर लौटा। उसे रेजगारी कभी पसंद नहीं आती थी। बड़े बड़े नोटों से उसे लगाव रहता था। लक्ष्मी जी की चिल्लर भला उसे कहाँ भाने वाली थी। ससुर जी की तो नाक ही कट गई थी। अब मेरी सहन शक्ति भी जवाब देने लगी थी। किसी हत्यारे को भी संभवतः ऐसा दंड कभी न दिया गया होगा जो दंड मुझे नीलिमा को इस संसार में लाने के जुर्म में दिया जा रहा था। शरीर की नस नस में जहर भरा जा रहा था। हरामजादी, लौंडी पैदा करके बहुत तीर मारी हो का समझती हो अपने आप को? हमरा सामने मुंह चलाती है। ससुरी के सभी दांत तोड़ डाले ना, तभी ही सारी बात समझेगी पतुरिया।
इतनी बेइज्जती, ऐसा निरादर, सांस लेने के लिए भी मार खानी पड़ेगी। समय आ गया था निर्णय लेने का, परंतु मैं कौन होती थी निर्णय लेने वाली। मैं तो यादव खानदान की मात्र बहू थी। निर्णय लेना मेरे अधिकार क्षेत्र के बाहर की चीज़ थी। निर्णायकों ने निर्णय ले ही लिया था। मैं अब राम खिलावन यादव के परिवार के लिए आवश्यक वस्तु नहीं रह गई थी। कह दिया गया, बहुत आसानी से कह दिया गया, इस परिवार को तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। अपनी मनहूस सूरत और उससे भी अधिक मनहूस बेटी को उठाओ और यहाँ से दफ़ा हो जाओ। दफ़ा तो हो जाती, पर जाती कहाँ। माता पिता तो सुनते ही बेहोश हो जाते। बसा बसाया घर त्याग कर उनकी बेटी वापस आ गई। भाई बहनों की भी हमदर्दी तो थी, परंतु सभी की मजबूरियाँ थीं। भाई की धर्मपत्नी थी तो बहनें किसी न किसी की धर्मपत्नियाँ थीं। हम लोग कितने धार्मिक हो जाते हैं। धर्म के रिश्ते खून के रिश्तों के मुकाबले कहीं अधिक वजनदार हो जाते हैं। ऐसे में अपने एक पुराने अध्यापक की याद आई थी। अपना बनने के लिए अपना ना होना कितना आवश्यक होता है। जो अपने होते हैं वो कितनी आसानी से अपने नहीं रहते, और जो अपने नहीं होते बिना किसी स्वार्थ के किसी को अपना लेते हैं। ऐसे ही हैं अपने पुरी सर। बिना किसी मतलब के अपना संरक्षण भरा हाथ मेरे सिर पर रख दिया था। उनके संरक्षण का सीधा सा अर्थ था मेरी पढ़ाई का पुनर्जीवित होना। आज भी उनका मार्गदर्शन मेरे जीवन के लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि घर से निकाले जाने के बाद पहले दिन था। तब से जीवन का हर दिन ही पहला दिन लगने लगा है। क्या कुछ नहीं बीत गया इतने वर्षों में। समुद्र की गहराई की था पा सकना यदि कठिन है, तो जीवन की गहराई की था पा सकना तो लगभग असंभव है। उसी जीवन की गहराई खोजने में ही सारी जिंदगी खर्च होती जा रही है। अब मुझे आदमी की जात से नफरत होने लगी थी। हर आदमी में मुझे केवल नर शरीर ही दिखाई देता था, जो कि किसी भी मादा पर झपटने को तैयार हो। यदि कोई नर शरीर मुझे बस या गाड़ी में छू भी जाता तो एक जुगुप्सा की सी भावना होती थी। पूरे जीवन का बस एक ही केंद्र बिंदु बनकर रह गया था, नीलिमा। नीलिमा को क्या अच्छा लगता है, नीलिमा कैसे नहाती है, कैसे खाती है, कैसे तुतलाती है। नीलिमा का वजूद मेरे जिंदा रहने का एकमात्र कारण था। डरती थी कहीं सूर्य की गर्म किरण भी उसके शरीर को न छू जाए। गर्मी, सर्दी, वर्षा, बसंत, पतझड़ सभी तो नीलिमा के शरीर को छूते गए। नीलिमा की उम्र देखकर याद आया कि मुझे भी अखबार के दफ्तर में काम करते 15 वर्ष से ऊपर हो गए। अपने नाम के साथ यादव लिखना तो मुझे कभी भी अच्छा नहीं लगा था। अब तो जैसे अपना नाम ही भूल गई हूँ। एक बार प्रियदर्शनी के नाम से लिखना शुरू किया तो बस कॉलम दर कॉलम यही नाम मेरे साथ जुड़ता चला गया। नीलिमा का नाम भी स्कूल में नीलिमा प्रियदर्शनी ही हो गया था। प्रियदर्शनी के साथ भी कई लोगों ने जोड़ने का प्रयास किया था। शायद किसी न किसी का प्यार सच्चा भी रहा हो, किंतु मेरे पास फुर्सत ही कहाँ थी किसी की भावनाओं को समझने की। हर आदमी को देखकर यादव ही याद आता था, और ऐसा होने लगता था कि मेरे साथ साथ मेरे माहौल की हवा का भी दम घुटने लगा हो। माहौल से लड़ पाना कौन सी आसान बात है। अखबार की दुनिया में अपने आप को खपा पाना तो और भी मुश्किल काम था। यहाँ हर आदमी अपने आप को फन्ने खा समझता है। गलती से भी किसी के मुंह से दूसरे की तारीफ नहीं निकलती। तारीफ के मामले में कंजूसी, जेब में हाथ डालने में कंजूसी। हर बंदा दूसरे का गला काटने को तत्पर। सुबह शाम आसामियाँ ढूंढने का चक्कर, शाम की दारू का जुगाड़, ये था मेरा माहौल जहाँ मुझे अपने आप को जिंदा रखना था। जिंदा रहना, जिजीविषा, कितनी अर्थपूर्ण स्थिति। जिंदा तो माँ बाप के घर में भी थी, जिंदा तो यादव के घर में भी थी, फिर जिंदा तो यादव के घर से निकाले जाने के बाद भी थी। जिंदा तो आज भी हूँ, पर क्या ये सारी स्थितियाँ एक जैसी हैं? क्या इन सब स्थितियों को एक ही शब्द जिंदा वर्णित कर सकता है? क्या घुटे दम सांस लेने को भी जिंदा रहना कहेंगे? क्या इंसान को केवल इसलिए जिंदा मान लिया जाए क्योंकि उसके दिल की धड़कन अभी चल रही है? नीलिमा सांस लेती थी तो मेरे दिल की धड़कन सुनाई देती थी। बिंदियों वाला लाल फ्रॉक पहने,
बालों की पोनी टेल बनाए, सफ़ेद जूते पहने जब नीलिमा दौड़ती हुई मेरी बाहों में आकर लिपट जाती थी तो जैसे मैं सारी कायनात को अपनी बाहों में समेट लेती थी। जब पहली बार उसने मुझे मम्मा शब्द कहा था तो इस शब्द के अर्थ ही मेरे लिए बदल गए थे। आकाश में उड़ते बादल जैसे वर्षा की फुहारों के रूप में इसी शब्द को बार बार धरती की ओर प्रेषित कर रहे थे। वर्षा का भाई सौरभ भी तो मुझे अपने मन की भाषा प्रेषित करने की असफल कोशिश करता रहा। वैसे तो उसकी भावनाएं मुझे समझ आ गई थीं। संभवतः मेरी भावनाएं अपनी निद्रा से जाग भी जाती, पर वर्षा ने उन भावनाओं को अपने गुस्से की बाढ़ में बहा दिया। वो कहने को तो मेरी सहेली थी, किंतु ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि उसका अपना भाई किसी परित्यक्ता से संबंध जोड़े। हमारी मित्रता रिश्तों के बोझ तले दब गई थी। बोझ तले तो जीने की सारी आकांक्षाएं, अरमान दबे हुए थे। नीलिमा इस बीच उस बोझ से बेखबर बड़ी हुई जा रही थी। मेरी चिंता में बढ़ोतरी होती जा रही थी। नीलिमा है भी तो सरू की तरह लंबी, सुंदर भी कितनी है मरी। एक बार जो उसे देखता है तो नजरें ही नहीं हटती। 5 बच्चों का ग्रहण लगने से पहले मेरी माँ भी ऐसी ही सुंदर दिखती थी। माँ, ये शब्द मेरे मुंह से निकले तो एक अरसा ही बीत गया है, पर नीलिमा के मुंह से ये शब्द सुनकर जैसे मरुस्थल से मेरे दिल में ठंडी हवा का एक झोंका सा महसूस होता है। अब तो कॉलेज जाने लगी है, आत्मविश्वास तो कूट कूट कर भरा है उसमें। उसकी उम्र में जब मैं थी तो उसे गोद में लिए घर से निकाली भी जा चुकी थी। हैरानी की बात यह है कि मैं भी नीलिमा को घर से निकालने के बारे में सोचने लगी थी। सोचती थी कि उसे विदा कर दूं, उसके हाथ पीले कर दूं, फिर एकाएक मन में डर सा बैठने लगा था। नीलिमा को पढ़ाई करनी होगी, मेरी तरह उसकी किस्मत किसी यादव के घर से नहीं बंधेगी। उसे किसी अंकल पुरी की सरपरस्ती का मोहताज नहीं होना पड़ेगा। नीलिमा की पढ़ाई में कम से कम मैं स्वयं तो रोड़े नहीं ही अटकाऊंगी। नीलिमा को अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। जब इतना जीवन बीत ही गया है तो आज अचानक नीलिमा के विवाह के बारे में सोचना क्या उचित होगा? उचित अनुचित की परवाह किए बिना ही किस्मत हमारी ही बिल्डिंग में समीर को ले आई थी। समीर ने हाल ही में डॉक्टरी की थी, अमरावती से पढ़ाई पूरी करके आया था। पास ही के अस्पताल में हाउस जॉब कर रहा था। उससे मुलाकात भी अनायास ही हो गई थी। लिफ्ट रुक गई थी, काफ़ी शोर सा सुनाई दिया था। बाहर आकर देखा तो लिफ्ट अटकी पड़ी थी। मेरा तो जीवन ही किसी अटकी हुई लिफ्ट के समान था। ऊर्जा का अभाव, दिशा विहीन, स्पंदनहीन। फिर भी लिफ्ट से मैंने ही उसे बाहर निकाला था। यद्यपि लिफ्ट में फंसने का मेरा अपना तो कोई अनुभव नहीं है, किंतु एक छोटी सी जगह में घुटन का आभास मैं अच्छी तरह महसूस कर सकती हूँ। इसीलिए मैंने वॉचमैन से अच्छी तरह सीख लिया था कि लिफ्ट में फंस जाने पर निकलने का रास्ता कैसे बनाते हैं। समीर के चेहरे की मासूमियत ने मुझे पहली नज़र में ही आकर्षित कर लिया था। उसके बात करने का ढंग, तहजीब किसी को भी प्रभावित करने में सक्षम थे। संभवतः लिफ्ट में फंसा होने की शर्म से उबर नहीं पाया था। अभी घबराहट और बौखलाहट से बना पसीना उसी कमीज को गीला किए हुए था। माथे पर उभरी पसीने की बूंदें अपनी कहानी स्वयं ही सुना रही थीं। कहानी तो हर व्यक्ति के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा होती हैं। कहानियाँ बनती हैं, टूटती हैं। जिंदगी की टूटन कहानियों की टूटन से कहीं अधिक दर्द पैदा कर जाती है। समीर के जीवन की भी एक कहानी थी, उसके सुखी बचपन की कहानी, पिता के पार्टनर के धोखे की कहानी, हवालात में बंद पिता की कहानी, माता पिता की आत्महत्या की कहानी, उसके अकेलेपन की कहानी। इस विकराल दुख की कहानी के बावजूद डॉक्टर बनने के अपने सपने को साकार करने की कहानी। सपने तो मेरे मन में भी जगा गया था समीर। एक बार फिर नीलिमा और समीर को लेकर सपनों के जाल बुनने लगी थी। समीर अब रात का खाना अक्सर हमारे साथ खाने लगा था। परिवार में अचानक एक मर्द के आ जाने से वातावरण अलग सा होने लगा था। नीलिमा समीर से छोटी छोटी बातों पर झगड़ने लगती थी। समीर का धीर गंभीर चेहरा नीलिमा की हर बेहूदगी को बर्दाश्त कर जाता। अगर मैं नीलिमा को डांटती तो नीलिमा की ही तरफदारी करता। आप क्यों डांटती हैं उसे, बच्ची है अभी। मेरा सपना और इंद्रधनुषी हो जाता।
इंद्रधनुष के सातों रंगों में से अलग अलग कोई भी मेरा प्रिय नहीं है, पर सातों रंग मिलकर जब सफ़ेद रंग बनता है तो मुझे अपना सा लगने लगता है। सेल्फ प्रिंट की सफ़ेद साड़ी लिए समीर मेरे जन्मदिन पर सुबह सुबह आ पहुंचा था। बहुत मना करने पर भी मुझे ये उपहार लेना ही पड़ा और उसी साड़ी को पहनकर हम शाम को चौपाटी की रेत पर खेलते रहे। उस शाम मैंने नीलिमा की आंखों में एक विशेष चमक देखी थी। हालांकि नीलिमा अपने चेहरे के भाव आसानी से व्यक्त नहीं होने देती, पर मैं तो उसकी माँ हूँ। जब वो रुई के फाहे की तरह मुलायम सी गुड़िया थी, तब से उसे देख रही हूँ। उसकी आंखों का क्षणिक बदलाव भी भला मेरी नज़र से कैसे बच सकता है। उसका समीर की ओर देखना और पकड़े जाने पर शर्मा कर नज़रें झुका लेना। दूसरी ओर समीर का धीर गंभीर चेहरा। सब ठीक है, मुझे ऐसा ही दामाद चाहिए जो नीलिमा को पति के प्यार के साथ साथ पिता होने का एहसास भी करा दे। उन दोनों का समुद्र की लहरों से खेलना देख मैं मन ही मन अंदाज लगा रही थी कि जीवन की लहरों से ये दोनों कैसे निपटेंगे। पहले तो नीलिमा को पढ़ाई और नाटक के अतिरिक्त और कुछ नहीं भाता था। समीर आकर बैठा रहता था, मुझसे बातें करता रहता था और नीलिमा अपने आप में मस्त रहती थी। फिर धीरे धीरे उसमें एक बदलाव आया। वो समीर में मगन दिखाई देने लगी थी। रंगमंच के नाटक से कहीं अधिक अनोखा मोड़ उसके अपने जीवन में आ रहा था। घर में पालक पनीर अक्सर बनने लगा था। चाय की पत्ती की जगह टी बैग इस्तेमाल होने लगे थे। रात को कॉफ़ी बनने लगी थी। नए फिल्मी गीतों को जगदीश सिंह ने परे धकेल दिया था और नीलिमा स्कर्ट और मिडी की जगह सलवार कमीज़ पहनने लगी थी। उसे ये सब करने को मैंने तो नहीं कहा था। नीलिमा की इन्हीं बातों ने मुझे हिम्मत दी कि मैं समीर से नीलिमा के बारे में बात कर सकूं। केवल सही समय और सही मौके की तलाश थी। सचमुच के घर बनाने और रेत के घरौंदे बनाने में तो बहुत फ़र्क होता है। रेत के घरों को तेज़ हवाएं उड़ा ले जाती हैं, समुद्र की तेज़ लहरें उसे बहा ले जाती हैं। मैं भी डर रही थी कहीं मेरे ख्याली पुलाव भी समुद्री फेन की तरह न साबित हों। ख्याल तो मुझे सीधे रजत के पास ले जाते थे। कहीं मन में ये भी विचार उठ रहे थे कि जो काम मैं और रजत पूरा नहीं कर पाए, वो काम नीलिमा और समीर शायद सरअंजाम दे पाएँ। डॉक्टर दामाद के बारे में सोचकर सुख से भीगी जा रही थी। सुख के ऐसे एक क्षण में समीर से बात शुरू कर बैठी। बाहर हल्की हल्की बयार चल रही थी, जो खिड़की के पल्ले से टकराकर घर के अंदर तक फैलती जा रही थी। सूरज की लालिमा शाम का साथ छोड़ती जा रही थी और रात को दावत दे रही थी। नीलिमा कहकर गई थी कि शाम को घर आने में देर हो जाएगी। ऐसे में समीर घर में दाखिल हुआ। बड़े अधिकार से एक कप चाय की मांग की। मैं अपना कॉलम लिख रही थी। कॉलम छोड़कर किचन में जाना अच्छा लग रहा था। चाय बनाकर समीर के सामने रख दी। उसने एक बिस्कुट स्वयं ही उठा लिया था। आराम से चाय में डुबा डुबा कर खा रहा था अपना बिस्कुट। अपनी पुरानी आदत अपने सामने सजीव देख रही थी। हिम्मत जुटा ही ली। समीर, विवाह के बारे में कुछ सोचा है? आपके अलावा मेरा है ही कौन जो मेरे विवाह के बारे में सोचे? समीर ने दूसरा बिस्कुट उठा लिया था। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई थी। आखिर नीलिमा के भविष्य का फैसला होने वाला था। नहीं समीर, मेरा मतलब था, क्या तुम खुद शादी के बारे में मन पक्का कर रहे हो? जी, सोच तो रहा हूँ। अपनी होने वाली पत्नी के बारे में कुछ सोचा है तुमने? तुम्हें कैसी पत्नी की तलाश है? समीर कुछ क्षणों के लिए सोच में पड़ गया और फिर बोला, प्रियदर्शनी जी, बस कोई अपनी जैसी ढूंढ दीजिए, फर्ज से कर लूँगा शादी। मैं हवा में तैरने लगी थी। नीलिमा से बढ़कर मेरी जैसी कौन हो सकती थी? जैसे समीर ने मुझे हरी झंडी दिखा दी थी, मेरे सपनों को साकार करने का इशारा दे दिया था। समीर, नीलिमा के बारे में तुम्हारी क्या राय है? उससे बढ़कर तो मेरे जैसा कोई नहीं होगा। क्या वो तुम्हारी पत्नी की तस्वीर में रंग भर सकती है? जी, आपने एकदम सही फरमाया कि मैं आजकल सीरियसली शादी के बारे में सोच रहा हूँ। पर नीलिमा तो अभी बच्ची है। उससे शादी के बारे में कैसे सोचा जा सकता है? मैं उसे पसंद करता हूँ, प्यार करता हूँ, पर शादी के लिए नहीं। मैं उसका बड़ा भाई हो सकता हूँ, पिता हो सकता हूँ। आपको लगता है इस दुनिया में नीलिमा सबसे ज़्यादा आप जैसी हो सकती है?
मैं ऐसा नहीं मानता। आप जैसी सबसे अधिक आप खुद हो सकती हैं। मैं इस घर में रोज़ रोज़ आता हूँ तो आपके लिए, नीलिमा के लिए नहीं। मुझे आपसे अच्छी पत्नी कहीं नहीं मिल सकती। मैं आपसे प्यार करता हूँ प्रियदर्शिनी। समीर एक तूफान की तरह मेरे कानों से टकराया। उसने अपना हाथ मेरे हाथ पर रख दिया था। तूफान ने सारे घर को हिलाकर रख दिया था। मुझे लगा घर की दीवारें ध्वस्त होकर गिर पड़ी हैं। समीर के शब्द दीवारों के पार खड़ी नीलिमा को आहत कर गए हैं। मैंने अपना हाथ हटा लिया। मैं नीलिमा की माँ प्रियदर्शिनी, स्वयं उसकी सौत। समीर, ये तुमने क्या कह दिया? मेरी वर्षों की तपस्या की चूलें हिला दी। मैंने नज़रें उठाई तो समीर जा चुका था। मैं टूटी हुई दीवारों का मलबा समेटने लगी। अभी आप सुन रहे थे तेजेंद्र शर्मा जी की लिखी हुई कहानी मलबे की मालकिन।